जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने इंडियन पॉलिटी का फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था और उसी की श्रेणी में आज ये 15वां क्लास है हमारा। इससे पहले 14 क्लासें प्रोवाइड करा चुके हैं बिंदास तरीके से, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था और अंत तक जाएंगे इसी प्रकार से। और इस प्रकार से सब्जेक्ट को मैंने डिजाइन किया है ताकि हमारे एग्जाम में सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम में संविधान आ रहा है, तो एक वीडियो पढ़कर देखो, मजा आ जाएगा दोस्तों। लेवल देख के आप खुश हो जाओगे कि सर वास्तव में एक सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। और दोस्तों, जितने भी टॉपिक हैं करा चुका हूं, उनका टेलीग्राम पर मैंने सारा पीडीएफ डाल रखा है, डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम है GS विष्णु सर। सर्च करोगे बहुत सारा कंटेंट, टाइपिंग वाला भी मैंने पूरा इंडियन ज्योग्राफी का कंटेंट भी डाल रखा है। और आज देखने वाले हैं डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग 4 में है। संविधान के जो 25 भाग हैं वर्तमान में, उसमें भाग 4 में है और आर्टिकल 36 से 51 को देखेंगे बहुत ही बिंदास तरीके से। और इस प्रकार से मैंने इसको डिजाइन किया है कि ताकि सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के, एक एक करके देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बताइएगा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये किस देश की अवधारणा है, किस देश से लिए गए? तो आयरलैंड से लिए गए। आयरलैंड से लिए गए। कौन से? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और आयरलैंड ने कहां से लिए थे? आयरलैंड ने लिए थे स्पेन के, यानी स्पेन के संविधान से आयरलैंड ने लिए थे और आयरलैंड से हमने लिए थे। क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4, आर्टिकल 36 से 51 देखते हैं। और याद रखेंगे किस समिति के सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था? तो 1945 ईस्वी में सब्रू समिति आई थी। तेज बहादुर सब्रू, ये लिखा है तेज बहादुर सब्रू अध्यक्ष थे इसके, वो लेके आए थे। इन्होंने कहा था कि व्यक्तिगत अधिकारों को दो श्रेणी में रखा था। दो श्रेणी का मतलब यह, एक रखा था न्याय संगत, जिनको हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं या जो वाद योग होते हैं, और एक बताया था गैर न्याय संगत, जिसमें हम चुनौती नहीं दे सकते। जिसमें हम चुनौती दे सकते हैं वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, और जिसको हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, जो वाद योग नहीं है, वो डीपीएसपी है। इन्हीं ने बताया था, यही लिखा है, ये डीपीएसपी में आता है, ये मूल अधिकारों में आता है। और इस बात की संतुष्टि किसने की थी? तो संविधान सभा के सलाहकार थे BN राव, फुल फॉर्म है बेनुगोल नरसिम्हा राव। इन्होंने संतुष्टि दे दी है, ठीक है। नागरिकों को अधिकार को दो भागों में बांट दिया गया, न्याय संगत और गैर न्याय संगत। जो न्याय संगत है वो मौलिक अधिकार, गैर न्याय संगत है वो डीपीएसपी बन गया। नेक्स्ट है, कुछ लोगों ने इसके बारे में बताया था, जैसे भीमराव अंबेडकर ने तत्वों को क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि विशेषता वाला बताया। प्रश्न आएगा डीपीएसपी को विशेषता वाला किसने बताया था? तो अंबेडकर जी ने बताया था। केटी शाह ने क्या कहा था इन पे? केटी शाह ने क्या कहा था? केटी शाह ने कहा था डीपीएसपी तत्व एक ऐसे चेक की भांति है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। बैंक की इच्छा का मतलब है कि ये ऐसे आर्टिकल हैं, ये राज्य पर निर्भर है। राज्य चाहेगा तो लागू कर देगा, राज्य नहीं चाहेगा तो ये लागू आर्टिकल नहीं करेगा। आगे देखेंगे एक एक करके। श्री नसरुद्दीन ने क्या कहा था? डीपीएसपी को नववर्ष की शुभकामनाएं कहा था। प्रश्न आएगा डीपीएसपी को नववर्ष की शुभकामनाएं किसने कहा? श्री नसरुद्दीन ने कहा था। KM पडिक्कर, ये KM पडिक्कर भाई है, फजल अली आयोग के सदस्य थे ये। इन्होंने कहा था निर्देशक जो तत्व आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाने के लिए जरूरी है, यानी जो आर्थिक समाजवाद लाने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे मौलिक अधिकार थे वे व्यक्तियों के लिए थे, और डीपीएसपी है ये सामाजिक व्यवस्था पर आधारित है। किस पर? सामाजिक व्यवस्था पर आधारित है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था? संविधान की मूल आत्मा कहा। प्रश्न आता है डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो याद रखेंगे ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। अगर ये कभी पूछा जाए कि प्रस्तावना को किसने आत्मा कहा था, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। ये भी आपको याद रखना है। सातवां है, आइवर जेनिंग्स ने कहा था डीपीएसपी को पवित्र इच्छाएं बताया था कि ये बहुत ही पवित्र है राज्यों के लिए। और इन्होंने किस समाज के बारे में बताया था? फेवियन समाज के बारे में की झलक मिलती है इसमें, फेवियन समाज की झलक मिलती है। इसका मतलब है ब्रिटेन में जो लोक, जैसे हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है, ऐसे ब्रिटेन में लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? फेवियन समाज की अवधारणा बताया गया है। तो इतने फैक्ट हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आर्टिकल और आगे आएंगे। और ये पीडीएफ भी हमारा मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, डाउनलोड कर लेना और नोट्स बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण विचारधारा के अनुसार किया गया
कि कौन कौन से आर्टिकलों का विचार क्या है, उसके आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया था। पहला भाग है समाजवादी सिद्धांत, दूसरा भाग है गांधीवादी सिद्धांत, गांधीवादी के हिसाब से देखेंगे, और उदारवादी सिद्धांत। इन तीनों में अलग अलग प्रकार से आर्टिकल को डिजाइन किया गया है। जैसे समाजवादी में आर्टिकल 38 है, इसमें कल्याणकारी राज्य बनेगा। 39 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हम देखेंगे, 41 देखेंगे, 42, 43, 43A और 47। यानी ये जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 7 ये समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इनमें से भी कुछ आर्टिकल गांधीवाद में आते हैं। जैसे आपने देखा होगा ये 43A, 43B, ये भी किस में आते हैं? गांधीवाद सिद्धांत में आते हैं। आर्टिकल 40 पंचायत को बारे में गांधी जी का आर्टिकल कहा जाता है। 43, 43B, 46, 47, 48 ये सारे जो आर्टिकल है वो गांधीवादी सिद्धांत के अकॉर्डिंग देखेंगे कि गांधीवाद का सिद्धांत क्या था। तो ये आपको याद रखना है। उदारवादी सिद्धांत में आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51 ये उदारवादी सिद्धांत में हम पढ़ेंगे। अभी हमने कोई आर्टिकल नहीं बताया, केवल अभी डिफाइन किया जा रहा है कि किसको कितने भागों में बांट के हम पढ़ सकते हैं। वैसे हालांकि आप डायरेक्ट पढ़ते होगे, आर्टिकल 36 से परिभाषा से स्टार्ट करते होगे और शांति पर जाके खत्म करते होगे, अंतरराष्ट्रीय शांति पे, है ना। तो एक एक करके देखते हैं। और इस डीपीएसपी में कुछ आर्टिकल भी जोड़े गए थे। कुछ आर्टिकल जैसे आर्टिकल 39A, 43A, 48A, 39F। याद रखेंगे ये जो आर्टिकल हैं 4, ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो याद रखेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 48(2) को जोड़ा गया है, 48(2) को जोड़ा गया है। और याद रखेंगे 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत अनुच्छेद 43B को जोड़ा गया है। इसमें देखेंगे सहकारी समितियां क्या होती हैं, 43B के अंतर्गत देखेंगे। बहुत शानदार तरीके से देखेंगे ताकि हमारे एग्जाम में एक सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आए। दोस्तों मजा आ जाएगा, आप भी कहो गजब, है ना। चलिए बात करेंगे आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा। ठीक उसी प्रकार से है जैसे आर्टिकल 12 जब आप पढ़ते होंगे, वहां पर मैंने राज्य की परिभाषा के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना। तो याद रखेंगे आर्टिकल 36 में क्या है, तो राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 12 को मैंने बहुत डिफाइन किया था। राज्य की परिभाषा का मतलब इसमें सब कुछ समाहित होगा, याद रखेंगे। आर्टिकल 37 कहता है कि डीपीएसपी राज्य के शासन में मूलभूत है। ये राष्ट्र जो राज्य का शासन चलाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन परिवर्तनीय नहीं है, बाध्य योग्य नहीं है, चुनौती नहीं दे सकते। जैसे मैंने बताया था मौलिक अधिकार नकारात्मक हैं, ऐसी डीपीएसपी सकारात्मक अवधारणाएं। डीपीएसपी सकारात्मक अवधारणाएं, ये याद रखेंगे। याद रखेंगे 37 में क्या कहा गया, प्रवर्तनीय नहीं है। ये मूलभूत तो है, इंपॉर्टेंट तो है हमारे लिए, लेकिन न्यायालय नहीं जा सकते। कोई भी आर्टिकल का शोषण होता है तो आप सोचो कि मौलिक अधिकार की तरह हम न्यायालय जाएं, नहीं जा सकते। राज्य चाहेगा तो करेगा, वरना नहीं करेगा, क्योंकि इसमें सीधे बताया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य बनाना। कल्याणकारी राज्य कब बनेगा, एक एक करके चीज देखते। आर्टिकल 38A में कहा गया है कि कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए, अगर आपको कल्याणकारी राज्य बनाना है तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को टॉप पर लाना पड़ेगा, तभी तो कल्याणकारी बनेगा ना। तो यही बताया गया आर्टिकल 38A में कि कल्याणकारी राज्य बनाना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 38B में बताया गया कि आय की जो असमानताएं, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानताएं, इसको कम करना। यानी जो आय की असमानताएं हैं, जैसे एक बहुत गरीब है, एक बहुत ऊंचा है, यानी जो नौकरियों में असमानताएं देखने को मिल रही है, उसको कम करेगा। चाहेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यानी ये राज्य पर निर्भर है पूर्ण रूप से, याद रखेंगे। तो आर्टिकल 38B कहता है आय की असमानता और प्रतिष्ठा, सुविधा, अवसर की समानताओं को कम करेगा, यानी बराबर लाने की कोशिश करेगा, ये याद रखेंगे। आर्टिकल 39 में 6 प्रकार की नीतियों के बारे में वर्णन है। जैसे मैंने आर्टिकल 19 बताया था, उसमें भी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, ऐसी इसमें नीतियां हैं 6 प्रकार की। एक एक करके देखते हैं। 39A कहता है स्त्री, ये वाला, स्त्री और पुरुष को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना। स्त्री और पुरुष या सभी नागरिकों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराना, आजीविका चलाना, हम जीवन कैसे चलाएं उसके बारे में बताया गया। राज्य चाहेगा, जैसे आपको राशन वासन मिलता है खाने के लिए, तो ये जीविका चला रहे हो ना, ये साधन दिया जा रहा है ना आपको, तो जीविका चलाने के लिए याद रखें आर्टिकल 39A कहता है। 39B क्या कहलाता है, देश के संसाधनों को जनहित में प्रयोग करना।
देश में जो संसाधन दिए जाएंगे वो लोग जनहित में जारी होना है, जनहित में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े लोगों को उपयोग में आना चाहिए, लोकल लोगों के लिए, याद रखेंगे। आर्टिकल 39C कहता है आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण, पैसा सब में बराबर बराबर होना चाहिए, ये कोशिश करेगा राष्ट्र। विकेंद्रीकरण फैलाएगा, एकीकरण नहीं करेगा, फैलाएगा। विकेंद्रीकरण का मतलब ये आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण करेगा। 30 में कहा गया है या सी में कहा गया है। 39D में कहा गया है स्त्री और पुरुष के लिए समान कार्यों के लिए समान वेतन की बात की गई है। ये 4 में कहा गया, 39 का 4, स्त्री हुआ पुरुष हुआ, उनके लिए समान वेतन की बात की गई। अगर समान कार्य कर रहे हैं तो समान वेतन राज्य देगा, इस बारे में बात की गई है 39D में। आर्टिकल 39E कहता है कि नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करेगा। कितने सारे सरकारी अस्पताल बना रखे, 1 रुपए में जाओ दवाई लेके आओ, फायदा हो ही ना हो वो बात अलग है। तो राज्य चाहेगा तो स्वास्थ्य की सुरक्षा करेगा, बच्चों का, हमारा, बूढ़ों का, बुजुर्ग का, सबका, याद रखेंगे। नेक्स्ट 39F में कहा गया है बचपन और जवानी, ये जो यौवन का समय होता है उसका शोषण नहीं होना चाहिए, उसका शोषण नहीं होना चाहिए। कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 39F बताता है, ये आपको याद रखना है। तो 39 की 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं या 6 प्रकार की जो नीतियां हैं उनके बारे में आपको याद होना चाहिए, कौन सी नीति में क्या बताया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आर्टिकल 39A, वो 39 क्लॉज ABCD चल रहा था, वो खंड थे, ये 39A है, याद रखेंगे। 39A कहता है नागरिकों को समान न्याय मिलना चाहिए, चाहे नीची जात का हो या ऊंची जात का हो, कम पैसे वाला हो या ज्यादा पैसे वाला हो, समान न्याय मिलना चाहिए। और सरकारी या बोल सकते हैं निःशुल्क सरकारी सहायता या निःशुल्क कानूनी सहायता भी मिलनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा वकील वगैरह आपके पास नहीं होता तो राज्य मुहैया कराता है आपको वकील, सरकारी वकील। हालांकि हार जाओ या जीत जाओ वो बात की बात है, लेकिन निःशुल्क विधिक सहायता की भी जरूरत है। और उसके लिए आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 43A है, वो क्लॉज ए है, याद रखेंगे। आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन होना। ये गांधी जी का आर्टिकल, गांधी जी की अवधारणा थी कि छोटे छोटे कुटीर उद्योग बनाए जाएं और पंचायतों का गठन होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पंचायतों का गठन की बात आर्टिकल 40 कहता है, याद रखेंगे। आर्टिकल 41 क्या कहता है कि आर्टिकल 41 कहता है ये कार्य करने, शिक्षा पाने और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता के मामलों में सार्वजनिक सहायता को, अधिकार को सुरक्षित करता है। यानी एक प्रकार से कहें बेरोजगारों का आर्टिकल है। आपने सुना होगा कि बेरोजगारों के लिए भत्ता दिया जाए। किस आर्टिकल के तहत राज्य कर सकता है भत्ता देना? आर्टिकल 41 के तहत। बेरोजगारों का आर्टिकल कौन सा है? 41 है। हमको रोजगार, राज्य चाहेगा तो रोजगार देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। पहले ही बता दिया, ये बाध्यों को नहीं है, न्यायालय नहीं जा सकते। और जो बुढ़ापा जब हो जाता है तो उनकी देखभाल राज्य करेगा। विकलांग जो होते हैं उनको पैसा मिलता है, बुढ़ापे पे पेंशन मिलता है ना। तो बीमारियों से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो है ही, 2-4 हजार जो भी आ रहे हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। 41 में बेरोजगारों का आर्टिकल है ये। 42 है कामगारों, जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं वो न्याय संगत तरीके से काम करेंगे। ऐसा नहीं है काम करने के लिए आपने बुला लिया और पीछे से आप मार रहे हो हमको और ऐसी जगह पे काम करा रहे हो जहां पर हमारा शरीर या स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो न्याय संगत तरीके से आप कराओगे। और महिलाओं को प्रसूति सहायता भी प्रदान कराओगे, आर्टिकल 42 कहता है। प्रसूति सहायता का मतलब ये है महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं तो बहुत सारे टीके और बहुत सारी सरकारी सुविधाएं दी जाती हैं महिलाओं के लिए, एम्बुलेंस वगैरह, और पैसे भी दिए जाते हैं अगर डिलीवरी की जाती है तो सरकारी अस्पताल में। तो ये सब बताया गया कि महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता की व्यवस्था भी की गई है, आर्टिकल 42 में, याद रखेंगे। आर्टिकल 43 में मजदूरों को निर्वाह मजदूरी प्रदान करना और कुटीर उद्योगों का विकास करना। ये गांधी जी का आर्टिकल, मजदूरों को कम से कम मजदूरी, निर्वाह मजदूरी मिलनी चाहिए और गांव में छोटे छोटे कुटीर उद्योग का विकास करना चाहिए। आर्टिकल 43 कहता है कि मजदूरों के लिए कम से कम मिनिमम जो भी मजदूरी होगी वो देनी चाहिए और छोटे छोटे उद्योगों का विकास करना चाहिए, आर्टिकल 43 कहलाता है। ये प्रश्न आपको याद। आर्टिकल 44 कहता है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यानी अभी आपने देखा होगा हर धर्म का अपना अलग कानून है। अगर आर्टिकल 44 लागू हो जाता है तो पूरे राज्य का एक ही कानून होगा, एक समान सिविल संहिता, सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड। पहले गोवा में लागू था, अब तो उत्तराखंड में भी हो गया है। एक समान सारे लोग हो जाएंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा उसका कानून में, ये तलाक है ऐसा वैसा कि 3 तलाक बोल दोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा।
याद रखेंगे किसमें, आर्टिकल 44 में। आर्टिकल 45 क्या कहता है, आर्टिकल 45 कहता है, पहले आर्टिकल 45 ये कहता था, पहले की बात बता रहे हैं, पहले ये था कि पहले 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे थे उनको शिक्षा प्रदान कराना था, लेकिन ये हटाकर आर्टिकल 21A में दे दिया गया है कि वो फंडामेंटल राइट वो हो गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा, और उसको 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। लेकिन अब इसमें क्या बचा है, इसमें बचा है कि 6 से कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी बाल अवस्था या देख रेख और उनकी शिक्षा पर राज्य खर्च करेगा, ये बात बताई गई है आर्टिकल किसमें, आर्टिकल 45 में। याद रखेंगे, शिक्षा प्रदान कराना आर्टिकल 45 में कहा गया है। आर्टिकल 46 में क्या है, आर्टिकल 46 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और दुर्लभ वर्गों की शिक्षा के बारे में बताया गया है। राज्य चाहेगा तो एससी एसटी और दुर्लभ वर्गों के लिए अलग से शिक्षा का प्रावधान कर सकता है। याद रखेंगे, आर्टिकल 46 कहलाता है। कौन सा है, आर्टिकल 46 कहलाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 46 तक कर चुके हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 कहता है पोषाहार का स्तर ऊंचा करना। आपने देखा होगा स्कूल में जब जाते हो तो छोटे छोटे बच्चों को कसार मिलता है, कुछ ना कुछ मिलता है, पौष्टिक आहार मिलता है। उत्तराखंड में तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं, यूपी में बहुत सारी चीजें, चना मिलता है, दाल मिलता है, यानी पोषाहार का स्तर ऊंचा कर सकता है राज्य। और जो मादक पदार्थ है, नशीले पदार्थ है, उन पर रोक भी लगा सकता है। बिहार में दारू बंद है, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 47 तहत, हाँ या ना। तो दारू को बंद हर राज्य कर सकता है, लेकिन भाई टैक्स सबसे ज्यादा कहां से आता है, वहीं से तो आ रहा है, तो राज्यों को तो बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आर्टिकल 47 से चाहे तो राज्य दारू बंद कर सकता है, नशीले पदार्थों को बंद करता है, नशीली दवाइयों को बंद कर सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। यही लिखा है कि पोषाहार का स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना है, और लोक स्वास्थ्य और सुधार और मादक पदार्थों पर रोक। याद रखेंगे, जो नशीले पदार्थों पर रोक लगा सकता है राज्य चाहेगा तो, वरना कोई बात नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये राज्य पर निर्भर है पूर्ण रूप से। आर्टिकल 48 कहता है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली से राज्य कराने का कोशिश करेगा। किसको, कृषि और पशुपालन से संबंधित आर्टिकल 48 है। और गौवध पर रोक लगाएगा, कसाई खाना नहीं होंगे, गाय का वध नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल कौन सा है, ये आर्टिकल 48 में कहा गया कि अब गाय को नहीं मारोगे भाई, कसाई खाना नहीं होगा, यही लिखा है, गाय वध पर रोक लगाई गई है। याद रखेंगे। आर्टिकल 39 क्या कहता है, सॉरी आर्टिकल 49 कहता है राष्ट्रीय स्मारकों एवं स्थानों का संरक्षण करेगा। जैसे आपने देखा होगा ताजमहल किसके कब्जे में, सरकार के कब्जे में, लाल किला सरकार के कब्जे में। ऐसे ही जो हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वो कोई स्थान है ना, प्लेस है, उसको भी संरक्षित किया, जगह जगह संरक्षित करेंगे। जैसे बहुत सारी चीजों को संरक्षण किया गया है ना, जो पुराने पुराने पुरातत्व विभाग में पाई गई चीजें हैं, तो किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 49 के तहत आदि याद रखेंगे। आर्टिकल 50 क्या कहलाता है, आर्टिकल 48A नहीं लिखा है, याद रखेंगे 48A नहीं लिखा है। 48A में क्या है, 48 का में क्या है, ये आप बता देते हैं। 48A या 48 का में प्रावधान किया गया वन्य जीव का संरक्षण करें, वनों को ना काटें, जीव जंतुओं को ना मारें, और वृक्ष लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। यह आर्टिकल कौन सा कहता है, आर्टिकल 48A या का कहता है, जिसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। एक पेड़ लगाओ और पर्यावरण को बचाओ, हाँ या ना, बिल्कुल। नेक्स्ट आर्टिकल 50 कहता है कि राज्य की लोक सेवाओं में, राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका का काम अपना अलग अलग करेंगे, मिक्स ऐसा कोई काम नहीं करेंगे दोनों भिड़ जाएं, दोनों का पृथक किया गया है, अपने अपने रास्ते पे चलेंगे, दोनों कभी मुलाकात नहीं करेंगे। इसके बारे में प्रावधान किया गया आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 51 में क्या कहा गया, राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने की बात की गई है कि ऐसा कोई काम नहीं करेगा राज्य जिससे अंतरराष्ट्रीय युद्ध छिड़ जाए, शांति बनाए रखेगा, सुरक्षा बनाए रखेगा। आर्टिकल कौन सा कहता है, आर्टिकल 51 कहता है, हाँ या ना, बिल्कुल कहता है। तो हमने देखा आर्टिकल 36 से 51 को बहुत आसानी से देखा था, और इसके आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम ट्रिक से लाएंगे पूरा डीपीएसपी। आर्टिकल 36 से 51 को एक ट्रिक में खत्म करो, ये थोड़ा बता दिया है, उस ट्रिक में केवल आर्टिकल को बताया जाएगा बस, बहुत बिंदास तरीके से। तो बताना दोस्तों वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ये पीडीएफ जरूर मिलेगा आपको, सब कुछ फ्री सेवा है,
कहां से मिलेगा? टेलीग्राम चैनल GSY विष्णु सर्च करोगे, वहां पर ये PDF भी आपको मिल जाएगा बहुत शानदार तरीके से। चैनल पे नए हो तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, जो मन में है वो कीजिएगा, बस पढ़ाई कीजिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।